हेलो एवरीवन। लास्ट क्लासेस में हमने ब्रूस्टर लॉ एंड डिग्री ऑफ पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था कि जो ईएम वेव का जो रिफ्लेक्शन है वो कंडक्टिंग मीडियम में किस तरीके से होगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि जिस मीडियम से हमारी जो वेव इंसिडेंट हुई है, जो आपतित हुई है, उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। यही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे कि हमारे कोई दो मीडियम हो गए, यहाँ पर हमने ले लिया मीडियम फर्स्ट और यहाँ पर ले लिया सेकंड। डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जाए, और ये घटना कब होगी? जब डेंसर से रेयर में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारी वेव है और ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्टेड हो गई, ये वाली जो घटना होगी वो कहलाएगी हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है वो थीटा पे निर्भर कर रहा है ना हमारा। अगर एंगल की वैल्यू, अगर कुछ भी हम एंगल की वैल्यू ले ले तो जरूरी थोड़ी ना किसी भी एंगल पे जो हमारा जो वेव है वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। इसके लिए जो एंगल की वैल्यू होगी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी कि उससे ज्यादा लेने पर ही हमारी ये घटना होगी। तो वो जो थीटा की जो वैल्यू है, जिससे ज्यादा हमें एंगल लेना है, वो जो एंगल होता है वो हमारा होता है क्रिटिकल एंगल। यानी कि जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर अगर हम वेव को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो वेव होगी हमारी पूरी की पूरी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, और जो ट्रांसमिटेड जो वेव है वो हमारी जीरो हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। जो थीटा टी होता है हमारा ट्रांसमिटेड एंगल होता है, वो वाला 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यही होती है हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो, जब कोई वेव है वो अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो स्नेल का नियम क्या होता है? साइन थीटा टी अपॉन साइन थीटा आई इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। ये जो n1 है वो डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये n2 है वो रेयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा टी की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगी? साइन थीटा आई n1 अपॉन n2। यानी कि हम थीटा आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो थीटा टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब एक थीटा आई की वैल्यू ऐसी आएगी जहां पर इस थीटा टी की जो वैल्यू है वो π/2 हो जाएगी, और उससे ज्यादा अगर हम इस आई की, थीटा आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो ट्रांसमिटेड जो हमारा जो वेव होगी वो पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल जब थीटा, यानी कि थीटा आई की एक ऐसी विशिष्ट मान, थीटा आई का एक ऐसा विशिष्ट मान जहां पर थीटा टी का जो मान है वो π/2 हो जाता है, तो वो वाला एंगल होता है हमारा थीटा सी, क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रांतिक कोण कहलाता है। तो थीटा आई हमारा थीटा सी के इक्वल है, तो थीटा टी क्या है? π/2। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में रख के देख देते हैं। साइन π/2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा सी n1 अपॉन n2। यहाँ से 1 और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा सी n1 अपॉन n2। तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास n2 अपॉन n1। यहाँ से थीटा सी हो जाएगा साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। ये हमारी हो गई क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। अब हम यहाँ पर इस जो हमारा जो टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा? R प्लस टी, हमारा क्या होता है 1। अगर यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, पूरी की पूरी जो वेव है पूरी की पूरी वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमारे पास जो ट्रांसमिटेड जो वेव होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो। यानी कि जो ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो जीरो आएगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे और इसकी वैल्यू हम R इज इक्वल टू 1 ला लेंगे। इसका मतलब हो जाएगा इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए देखो, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है हमें, तो साइन थीटा टी इज इक्वल टू साइन थीटा आई n1 अपॉन n2 होता है। अब यहाँ पर जो n1 अपॉन n2 है,
साइन थीटा सी की वैल्यू अभी हमने निकाली n2 अपॉन n1 होती है। यहाँ पे साइन थीटा सी टू n2 अपॉन n1 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे n1 अपॉन n2 की। साइन थीटा टी इज इक्वल टू साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा सी। यहाँ पर जो साइन थीटा टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि कब होगी, जब थीटा आई की वैल्यू है वो थीटा सी से ज्यादा हो। जब थीटा आई की वैल्यू थीटा सी से ज्यादा होगी तो साइन टी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। ये जब ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, यानी कि साइन थीटा आई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है, जो कि थीटा टी के रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। यानी कि जब थीटा आई थीटा सी से ज्यादा होगा तब जो थीटा टी की वैल्यू होगी वो इमेजनरी होगी, यानी कि थीटा टी की वैल्यू काल्पनिक होगी। अब देखो, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे। अब ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई कहाँ से आएगा हमारे पास, फ्रेनेल्स इक्वेशन से। तो फ्रेनेल्स इक्वेशन हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्टेड जो हमारी वेव हो रही है उसका एम्पलीट्यूड और जो इंसिडेंट हो रही है हमारी वेव उसका एम्पलीट्यूड का रेशियो होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लिखते हैं, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लेंगे, हम पैरेलल कंपोनेंट भी ले सकते हैं और परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर वाला ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस थीटा आई n2 अपॉन n1 कॉस थीटा टी अपॉन कॉस थीटा आई प्लस n2 अपॉन n1 कॉस थीटा टी। अब कॉस थीटा टी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी। तो कॉस थीटा टी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा सी। अभी जो वैल्यू लिखी थी हमने साइन थीटा टी इज इक्वल टू साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा सी, यहाँ से हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो कॉस थीटा टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 का रूट साइन स्क्वायर थीटा आई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा सी -1। रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस थीटा टी इज इक्वल टू आयोटा रूट साइन स्क्वायर थीटा आई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा सी -1। अब यहाँ पे ये क्या वैल्यू है, इमेजनरी वैल्यू आई है। अब हम क्या करते हैं कि एक जो टर्म है इसमें मानते हैं कि जो n2 अपॉन n1 कॉस थीटा टी है वो किसके इक्वल है, आई क्यू। यहाँ पर ये हम वैल्यू को मान रहे हैं, ठीक है, कि जो आई क्यू के इक्वल। अब यहाँ पर हम कॉस थीटा की अगर वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, n2 अपॉन n1 कॉस थीटा टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, आयोटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा सी -1 इज इक्वल टू यहाँ पे आयोटा क्यू। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्यू होगी वो की रियल वैल्यू होगी हमारे पास। अगर हम क्यू की वैल्यू लिखे यहाँ पर तो क्या है, n2 अपॉन n1 रूट साइन स्क्वायर थीटा आई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा सी -1। ये आ गई हमारे पास क्यू की वैल्यू। अब जो यहाँ पर ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई है, यहाँ पर हम n2 कॉस थीटा टी की और यहाँ पर वैल्यू रख देते, जो हमने माना है ना यहाँ पर n2 अपॉन n1 कॉस थीटा टी इक्वल्स टू आयोटा क्यू, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो जो ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा आई माइनस
यही बनेगा। अब हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं, तो बस यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो आर परपेंडिकुलर इज टू, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मोड निकालेंगे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा आई माइनस आयोटा क्यू, कॉस थीटा आई प्लस आयोटा क्यू इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा आई माइनस आयोटा क्यू। इसका कॉन्जुगेट यही होगा। अब यहाँ पर देखो, माइनस वाले माइनस वाला से करते हुए और यहाँ पर प्लस वाला प्लस से, यानी कि आर परपेंडिकुलर हमारा क्या आ गया, 1। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 आ गई, अगर हम ट्रांसमिटेड की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 प्लस ट्रांसमिटेड, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 0। यानी कि जो टोटल इंटरनल हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें ट्रांसमिशन जो होगा, ट्रांसमिशन जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0 आ रही है। यही मैं निकालना था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। सिर्फ रिफ्लेक्शन ही होगा हमारे पास, ट्रांसमिशन नहीं होगा। देखो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है फेज शिफ्ट, कला परिवर्तन। कला परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो फ्रेनेल्स इक्वेशन क्या है, ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई इज इक्वल टू कॉस थीटा आई माइनस आयोटा क्यू अपॉन कॉस थीटा आई प्लस आयोटा क्यू। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट कॉस थीटा आई इज इक्वल टू ए और क्यू इज इक्वल टू मान लेते हैं बी। तब ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी। अब जो ए माइनस आयोटा बी है, ए प्लस आयोटा बी है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की पावर माइनस आयोटा 5 और यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर प्लस आयोटा 5। इसको इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा। यहाँ से हम अगर x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर कॉमन आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर रहा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर ए की पावर आयोटा 5। अब यहाँ पर हमारे पास x प्लस आयोटा वाई की जगह हमारे पास क्या है, ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर ए की पावर आयोटा 5 और यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसकी जगह आर ए की पावर माइनस आयोटा 5। इस इक्वेशन से हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर आर क्या होती है, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है एक्स और वाई और यहाँ पे होता है आर और थीटा। तो आर यहाँ से इस ओरिजिन से इस डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर जैसे कि ये दोनों है, इन दोनों को अगर ऐड करें, इसका स्क्वायर करके ऐड करो और इसका भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 हो जाएगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें ए प्लस आयोटा बी, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो भी हमारे पास जो बनेगी आर की वैल्यू वो बनेगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगी। अब ये जो वैल्यू हम इस यहाँ पर हमने इसी फॉर्मूले से यहाँ पे वैल्यू लिखी है, ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई की जो वैल्यू लिखी है हमने यहाँ से, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो ई की पावर माइनस आयोटा 5, यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहाँ से अगर हम 5 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या रह जाएगी, tan इनवर्स b अपॉन ए, यही बनेगी। देखो a प्लस आयोटा b क्या है हमारे पास, यहाँ से x की वैल्यू क्या है, r कॉस थीटा और y की वैल्यू हमारे पास r साइन थीटा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा y अपॉन x। इसी तरीके से इसको करोगे तो b अपॉन ए हो जाएगा यहाँ पे, और जब फाई की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स
बी अपॉन ए। अब फाई की वैल्यू हमारे पास आई है tan इनवर्स बी अपॉन ए। अब इस इक्वेशन को दे देते फर्स्ट इक्वेशन से वापस देखो यहाँ पे ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई की जो हमारे पास वैल्यू आई है रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पर वापस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की पावर आयोटा माइनस 5 और यहाँ पर ए की पावर प्लस का आयोटा 5। यहाँ से ये टर्म तो कैंसिल हो गई, तो ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है ए की पावर माइनस 2 अब यहाँ पे जो 5 है 2 यही हमारी जो रिफ्लेक्टेड और जो रिफ्रैक्टेड वेव हो रही है उनके बीच में फेज डिफरेंस। अगर इस फेज डिफरेंस को अगर हम डेल से डिनोट करें, डेल इज इक्वल टू मान लें हम 2 ये जो पूरा जो 2 है पूरा का पूरा हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड हो रही है और रिफ्रैक्टेड जो वेव हो रही है उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है उसको मैंने माना है डेल। अब यहाँ पर 5 की वैल्यू रख देते हैं तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स बी अपॉन ए, यही होगा। अब यहाँ पर वापस b और a की वैल्यू रख देते हैं, डेल इज इक्वल टू 2 टू tan इनवर्स, यहाँ पे b की जगह हम रखते हैं q और a की जगह हो जाएगा cos थीटा i। अब q हमारे पास स्टार्टिंग में जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था जैसे n2 अपॉन n1 रूट cos थीटा t, n2 अपॉन n1 cos थीटा t को हमने क्या माना था Q माना था ना, तो वहां से हम इस Q की वैल्यू रख देते हैं और वापस cos थीटा t को हमने क्या लिखा था जब हमने सॉल्व किया था तब यहाँ पर लिखा था ना n2 अपॉन n1 रूट साइन स्क्वायर थीटा i, यहाँ पर आयोटा थीटा साइन स्क्वायर थीटा c -1 इज इक्वल टू क्यू। ये वाली जो वैल्यू है क्यू की वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो डेल इज इक्वल टू 2 टू tan इनवर्स n2 अपॉन n1 रूट साइन स्क्वायर थीटा i अपॉन साइन स्क्वायर थीटा c -1 और अपॉन में हमारे पास चल ही रहा है cos थीटा i। ये ही हमारी होती है, ये हमारा होता है फेज डिफरेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में फेज डिफरेंस जो किसके बीच में है हमारा रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव के बीच में। और यहाँ तक करने के बाद हमारी यूनिट होती है कंप्लीट। नेक्स्ट हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।